हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओपन क्लासरूम। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी चैप्टर 2 थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। तो अभी हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। उससे पहले हमने पढ़ा गैप क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ लिए। अब इसके बाद आता है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली। अब देखिए होता क्या है कि एक तो है हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और एक है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारे देश के अंदर ही फॉलो होते हैं। ठीक है, अगर हम ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही बिजनेस करना है, भारत के अंदर बिजनेस करना है, तो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे जो ICAI इशू करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो वो हमारे देश के अंदर बिजनेस करने के लिए इनफ है, पर्याप्त है। लेकिन जहाँ पर हमें बिजनेस जो है दूसरे देशों से करना पड़ता है, तो हर एक देश के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, है ना। जैसे कि हर एक देश में अपना लॉ है, ठीक है, अपना कानून होता है। तो उसी तरीके से फाइनेंस की फील्ड में भी हर एक देश का अपना कानून होता है, अपने लॉ होते हैं, अपने प्रोसीजर्स होते हैं, अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी होती है। तो हर एक देश की अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी उस देश के हिसाब से बनी होती है। ठीक है, इंडिया की पॉलिसी इंडिया के हिसाब से है, अमेरिका की पॉलिसी अमेरिका के हिसाब से है, ठीक है, ब्रिटेन की पॉलिसी ब्रिटेन के हिसाब से है। इस तरीके से हर एक की अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं। अब होता क्या है कि जब मुझे अपना बिज़नेस अमेरिका में करना है, कनाडा में करना है या किसी और देश में करना है, ठीक है, तो मैं अपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिख के जाऊँगा, अपने हिसाब से बनाऊँगा तो वो तो चलेगा नहीं। अगर मुझे उस देश में बिज़नेस करना है तो उस देश के हिसाब से अकाउंटिंग अपनी करनी पड़ेगी। अब मैं उस देश के हिसाब से, मान लीजिए मैं अमेरिका में बिज़नेस करता हूँ तो अमेरिका के हिसाब से अकाउंटिंग करता हूँ, तो फिर इंडिया में डिफ़ॉल्टर हो जाता हूँ कि मैंने इंडिया के बेस पे अकाउंटिंग क्यों नहीं की, क्योंकि मेरा बिज़नेस तो मेन इंडिया में है और वहाँ पर भी हो रहा है। तो इसमें समस्या आ जाती है कि हम कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करें, अमेरिका का करें, इंडिया का करें या जिस और देश में कर रहे हैं उसका करें। तो ये समस्याएं कब आती हैं? जब हमारा बिज़नेस जो है ग्लोबल हो जाता है, इंटरनेशनल हो जाता है। आपने सुना होगा इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल कंपनीज़ का नाम सुना होगा। मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब क्या है? वो कंपनी जिनका जो बिज़नेस है वो बहुत सारे देशों में है, बहुत सारे नेशंस में है, तो मल्टीनेशन, ठीक है, तो बहुत सारे देशों में होता है, तो वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हो जाती हैं। तो वहाँ पर वो कौन से अकाउंटिंग सिस्टम्स को फॉलो करें? तो वहाँ पर ये दिक्कत आई, तो फिर सभी देशों ने सोचा कि भाई अब जो बिज़नेस है वो तो ग्लोबल हो गया, अब सारे देश एक दूसरे के देशों में जाके बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, कोई अपनी बाउंड्री में तो लिमिट रह नहीं गई है। तो वहाँ पर वो समस्या आई, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाते हैं जो सारे देश फॉलो करेंगे, ठीक है, और ये उनके लिए है जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनल बिजनेस करती हैं, बहुत सारे देशों में कर रही हैं। तो वहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए गए जिन्हें वो फॉलो करते हैं, और जिन्हें फॉलो करने के बाद हर एक देश के लिए अलग अलग स्टेटमेंट्स बनाने की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। तो इसी को कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बनाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनती है, और ये सभी जगह एक्सेप्टेबल होती है। तो इसको अगर आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि डबल टैक्सेशन भी हो रहा था उस वक्त, इस देश में टैक्स लगता है और जहाँ दूसरे देश में काम करता है वहाँ भी टैक्स लगता है, तो टैक्स पे टैक्स लगता है तो ज़्यादा टैक्स लग जाता है। इससे बहुत सारी इश्यूज़ आ रहे थे, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, यहाँ पर बस हमें बेसिक चीज़ ही समझनी है। वैसे भी 11th में आप पहली बार अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बेसिक्स ही बताए जा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं जो डेफिनेशन है इसके कीवर्ड्स उठा रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप ये कीवर्ड्स समझ लेंगे ना तो आपको डेफिनेशन बहुत इजीली याद हो जाएगी, तो ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा। आप वो कीवर्ड्स याद हैं तो आप खुद भी इन कीवर्ड्स को यूज़ करके लिखेंगे तो आपकी डेफिनेशन अपने आप रेडी हो जाएगी, ठीक है। ग्लोबल इकनॉमी, तो हुआ क्या कि जितनी भी इकनॉमी थी वो ग्लोबल हो गई। अब इंडिया का जो बिज़नेस है सिर्फ इंडिया में तो रह नहीं गया, इंडिया कितने देशों में बिज़नेस करता है, उसकी जो कंपनीज़ हैं कितने देशों में व्यापार करती हैं। तो हमारी जो इकनॉमी होगी इंडिया की वो ग्लोबल इकनॉमी हो गई है, ठीक है। तो जहाँ पर ग्लोबल इकनॉमी हो, ग्लोबलाइजेशन हो गया हो, यानी बिज़नेस का तो अब क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, मतलब पूरे ग्लोब के ऊपर कहीं पर ही बिज़नेस करते हैं, ठीक है। फिर लिबरलाइजेशन आ गया है, प्राइवेटाइजेशन हो गया, फिर रेजिंग कैपिटल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रेजिंग कैपिटल। यहाँ पर कैपिटल जो हम रेज करते हैं, फंड, भाई बिज़नेस करना है तो बिज़नेस के लिए फ़ंड चाहिए ना, तो फंड जो रेज करते हैं हम अपने देश से न करके दूसरे देशों से करते हैं। क्यों करते हैं दूसरे देशों से, की ज़रूरत क्या पड़ गई?
अब इंडिया में क्या है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। जब भी हम लोन लेते हैं तो आपने देखो कितना इंटरेस्ट रेट है, 10% 12% रेट हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन विदेशों में क्या है, ये सस्ता होता है और सब जगह पे सस्ता है इंटरेस्ट रेट। तो वहाँ से हम फंड को उठाते हैं दूसरे देशों से, क्यों? क्योंकि वहाँ से हमें सस्ता पड़ता है। तो फंड रेज जब करना हो तो उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। फिर ग्रोथ ऑफ इकनॉमी, इससे इकनॉमी की भी ग्रोथ होती है। होता कैसे है कि हमारा जो बिज़नेस पे बाहर से होगा, बाहर से इन्वेस्टर आएंगे हमारे देश में, ठीक है। इससे इकनॉमी ग्रोथ होगी, जॉब्स जनरेट होंगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो इससे इकनॉमी हमारी ग्रोथ हो जाएगी। अब देखा होगा अभी जो गवर्नमेंट है, मोदी जी कह रहे हैं बाहर से पैसा लेके आओ, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्यों चल रहा है? ताकि सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो, इंडिया में ग्रोथ बढ़ेगी, इससे इकनॉमी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, ठीक है। ईच कंट्री डिफरेंट रूल्स, तो हर कंट्री जो थी, हर एक देश के अपने अपने रूल्स थे, तो हर एक रूल्स को फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज टू मेंटेन बुक्स, अब यहाँ पे बुक्स को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हर एक देश के लिए अब इतने सारे 100-150 देश हैं तो हम 100-150 बुक्स बनाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कंपेरेबल एंड सिमिलर रूल्स, अब जो है मैंने अपने इंडिया के हिसाब से बना लिया, अमेरिका ने अमेरिका के हिसाब से बना लिया, उसने उसके हिसाब से बना लिया। हर एक के स्टैंडर्ड्स अलग हैं, तो उसको कंपेयर कैसे करें? कंपेयर करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई। कंपेयर ही नहीं होगा तो फ़ायदा क्या हमारे अकाउंटिंग बनाने का? हमें पता कैसे लगेगा कि कौन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, हम कहाँ पर हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें इन सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम IFRS की ज़रूरत पड़ी। तो कहता क्या है, ये जो टर्म्स हैं अब यहाँ पे आप यूज़ करेंगे ना, तो आपकी जो पूरी डेफिनेशन रेडी हो जाएगी। कहता है कि These have been vast change in global economy scenario with emergence of globalization, liberalization, privatization. The advent of translational corporations in search of fund in order to sustain their ongoing operations, in addition to fueling the growth of economy, has resulted in raising capital globally. The cutting across इंटरनेशनल बाउंड्रीज़, ठीक है। तो कहता है कि अब जो इकनॉमी जो है हमारी, वो उसका सिनेरियो चेंज हो गया। अब इकनॉमी जो है वो ग्लोबल हो गई है, यहाँ पे वैश्वीकरण भी हो गया, प्राइवेटाइजेशन भी हो गया। तो इससे जो हमारी बिज़नेस जो थे अब वो किसी बाउंड्रीज़ में नहीं रह गए। तो अब इसके लिए हमें ज़रूरत क्या पड़ती है? फ़ंड्स की। अगर हम अपना बिज़नेस एक्सटेंड करते हैं, दूसरे देशों में करते हैं, तो हमें फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है। तो फ़ंड हम कैसे रेज़ करते हैं? अब हम अपनी बाउंड्रीज़ के न रह के कहीं और देशों से रेज़ करते हैं इसे। Since each country has its own set of rules and regulations for maintaining business records for accounting purpose of and financial reporting, it becomes of cumbersome and complex exercise to comply with the existing accounting rules and regulation of the country in case of business enterprises decide to raise capital need from foreign countries. अब हर एक कंट्री के अपने अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, हर एक को अपने हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसी और रिपोर्टिंग के रूल्स बनाए हुए हैं। अब हर एक का पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक के रूल्स को फॉलो करें और उस हिसाब से अपनी बुक्स को बनाएं। लेकिन हमें ज़रूरत क्या है? हमें फ़ंड की ज़रूरत है जो हमें दूसरे देशों से रेज़ करना है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि हम हर एक को फॉलो करें, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ जाती है फ़ंड रेज़ करने की, कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। इन ऑर्डर टू मेक इकनॉमी मोर डायनेमिक, competitive and to boost confidence among the international analysts of and investor, it is important that financial statement put forward by the business organization across the country are comparable on similar parameter, investor friendly, fair, transparent and decision worthy. In view of this, the trend towards global convergence of accounting standard is seeking momentum for international financial reporting. ठीक है, तो फिर इसमें हमें हर जो बाउंड्रीज़ हैं उनसे बाहर बिजनेस करना फंड रेज करने के लिए, तो फिर ये हुआ कि सभी लोग एक कॉमन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, जिससे कि जो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एक कॉमन फॉर्मेट में आए और जो भी इसके इन्वेस्टर्स हैं वो उन्हें कंपेयर कर सकें और एक सिमिलर पैरामीटर हो, एक जैसा पैरामीटर हो, जिससे कि हमारी बुक्स ट्रांसपेरेंट भी हों और फेयर भी लगें। वैश्विक उदारीकरण
एवं निजीकरण के उद्भव के साथ वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में कई परिवर्तन आए हैं। अर्थव्यवस्था की वृद्धि को गति देने के अतिरिक्त अपने परिचालनों को नियंत्रित जारी रखने हेतु निधि की खोज में बहुराष्ट्रीय निगमों से आने वाले पूंजी उगाने का कार्य वैश्विक तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को हटाना हो गया है। लेखांकन उद्देश्य तथा वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु व्यावसायिक अभिलेखों को रखने के प्रत्येक देश के अपने नियम और विनियम होने के कारण यह काफ़ी बोझिल और जटिल कार्य हो जाता है कि उस देश के वर्तमान लेखांकन नियमों तथा विनियमों का पालन किया जाए जब व्यावसायिक उपक्रम अपनी पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विदेश से पूंजी जुटानी हो। अर्थव्यवस्था को अधिक गतिशील प्रतिस्पर्धात्मक करने हेतु तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों व निवेशकों के विश्वास बढ़ाने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि विभिन्न देशों के व्यावसायिक संगठनों तथा वित्तीय विवरणों को आगे रखा जाए ताकि वे सदृश मापदंडों विनिवेश हितैषी स्पष्ट पारदर्शी तथा निर्णय योग्यता के आधार पर तुलनीय हों। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए लेखांकन मानकों के वैश्विक अभिसरण का झुकाव अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग पर जोर देना है। ठीक है, फिर आता है कि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये IFRS की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो वो हमने डिस्कस कर ही चुके हैं, तो वही चीज़ें हैं, कोई नई चीज़ है नहीं इसमें। अवॉइड मैनिपुलेशन, ताकि इसमें जो मैनिपुलेशन ना कोई कर सके, उसमें हेराफेरी ना हो कोई। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण, कि उसमें जो सूचनाएं हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रस्तुत की जाएं ताकि कंपेरेबल हों। फिर ग्लोबल हार्मोनियस, ताकि जो ग्लोबल है सभी वैश्विक विश्व के स्तर पे एक सामंजस्य बनाया जा सके, हार्मोनी क्रिएट की जा सके। फिर यूनिफॉर्मिटी एंड कंपेरेबल, ताकि ये जो है सभी जो अकाउंट्स हैं, बुक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, वो एक यूनिफॉर्म स्टेटमेंट रूप में हों और कंपेरेबल किया जा सके। फिर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, अब जब हमारी जो किसी भी चीज़ के लिए हमारी बुक ऑफ स्टेटमेंट ही बताती है कि हमारी जो पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है कंपनी की, तो ये हेल्प करता है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनको इनवाइट करने के लिए। तो IFRS की ज़रूरत क्यों है? द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ financial statement. In order to avoid manipulation of figures in the financial accounts, there is a need for consistent way of deciding which element required recognition and measurement and how information is presented in financial statement. Hence IFRS helps to prevent material manipulation or error in financial statement. ठीक है, तो यहाँ पर ये इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे ही डिसीजन लेने हैं। तो वो इस चीज़ को IFRS जो है एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, एक सेट ऑफ रूल्स देता है जिससे कि कोई मैनिपुलेशन होने की संभावना कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो ये बताता है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको किस तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि इसमें किसी भी तरीके की कोई गलती ना हो, हेराफेरी ना की जा सके। IFRS helps in global harmonization. Unless accounting activities are regulated, different countries will apply different set of accounting rules and regulations are prevalent in each country. This will restrict uniformity and comparability of financial statement. Hence, IFRS promote global standard for each business growth. अब यहाँ पर क्या है कि IFRS जो है एक ग्लोबल हार्मोनी, एक सामंजस्य बनाने के काम आता है। ठीक है, क्योंकि हर एक देश की अपने अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, हर अपनी अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, तो इससे क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं आती। हर एक कोई की स्टेटमेंट जो है अलग अलग होती हैं, अलग अलग तरीके से बनी होती हैं। तो यहाँ पर IFRS जो है वो एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है कि जहाँ पर ग्लोबल लेवल पे सभी की बुक ऑफ अकाउंट्स एक कॉमन वे में होती हैं, यूनिफॉर्म सिस्टम में होती हैं और इससे वो कंपेरेबल हो जाती हैं और बिजनेस ग्रोथ में मदद मिलती है। इट फैसिलिटेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। द कन्वर्जेंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ए वैल्यूएबल प्रोसेस that contribute in free flow
global investment and achieve substantial benefit for all capital market stakeholders. अब ये जो फैसिलिटेट करता है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को, क्यों? जब यहाँ पर बुक ऑफ अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर वो बुक ऑफ अकाउंट्स जो है एक स्टैंडर्ड लेवल पे आती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे, और एक इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के तहत होती हैं, तो कंपेरेबल हो जाती हैं और ईजी हो जाती हैं समझने में। इससे ये जो है जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनको एक ट्रांसपेरेंट व्यू भी मिलता है, ठीक है। तो वो हेल्प करता है इकोनॉमी के ग्रोथ में, इन्वेस्टमेंट में, और बेनिफिट देता है स्टेक होल्डर्स को। तो वित्तीय विवरणों के आधार पर महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। वित्तीय लेखों की रकमों में हेरफेर से बचने हेतु निर्णय लेने में ऐसे सुसंगत तरीके की आवश्यकता होती है कि किस कारक की पहचान तथा मापन जरूरी है एवं वित्तीय विवरणों में सूचना को कैसे प्रस्तुत किया जाए, अतः IFRS रोकने में सहायक होता है। दूसरा, IFRS वैश्विक सामंजस्य की सहायता करता है। यदि लेखांकन क्रियाओं का नियमन नहीं होता तो विभिन्न देश लेखांकन नियमों और विनियमों के विभिन्न समूह लागू करेंगे तो प्रत्येक देश में प्रचलित हों। यह वित्तीय विवरणों में एकरूपता तथा तुलनात्मकता को रोकता है, अतः व्यावसायिक वृद्धि और की सुगमता में IFRS वैश्विक मानकों को बढ़ावा देता है। तीसरा, कि यह वैश्विक निवेश को सुगम बनाता है। वित्तीय रिपोर्टिंग एवं लेखांकन मानक का अभिसरण एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो वैश्विक निवेश से मुक्त प्रवाह में अंशदान करता है और पूंजी बाजार के सभी हितधारियों हेतु काफ़ी लाभदायक होता है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि IFRS की हमें ज़रूरत क्यों है और वो किस लिए बनाए जाते हैं, उनकी आवश्यकता क्या है और उसका मतलब क्या है।